नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का संकट बढ़ाएंगे मुरली मनोहर जोशी और गडकरी मिलकर के, और दूसरी तरफ जेनजी ने मोदी साहब को किया बेचैन। अब यह बात अलग है कि इंडिया गठबंधन टूट गया या बिक गया, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मैं आप दर्शकों को बताऊं इंडिया गठबंधन के को लेकर के, तो इंडिया गठबंधन की यह दरारें नई नहीं रही, लगातार दरारें बनती रही। बीच बीच में जब इन क्षेत्रीय दलों को संकट आता था तो एक हो जाते थे, यानी कि स्वार्थ में सब एक होते थे। फिर भी कांग्रेस एक साथ लेकर के इन सभी को चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन कांग्रेस को यह समझ अब आ गया कि ना, यह सब के सब बिके और मिले हुए हैं, साथ नहीं चल सकते, तो एकल चली कांग्रेस। इंडिया गठबंधन की बैठक जो हुई थी 8 जून को, उसी में सब कुछ पता चल गया, क्योंकि सभी के राय अलग अलग थे, एकजुटता नहीं थी। सिर्फ ममता बनर्जी के अलावा बाकी सब कटे कटे थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे के जो 6 सांसद टूटे हैं इंडिया गठबंधन के, वह टूटे हैं या बिके हैं? टूटे नहीं हैं। अब दर्शक सोचिए, उद्धव ठाकरे का क्या रिएक्शन है? कोई रिएक्शन है? यानी कि सब कुछ दिखावा था, यह सब कुछ सेटिंग है। उसी दिन यह सेटिंग हो गई थी जब दिल्ली राज ठाकरे के साले के शादी में उद्धव ठाकरे आए थे और वहां प्रधानमंत्री मोदी मिलने गए थे। उसी वक्त रूस के राष्ट्रपति हमारे देश में आए थे, पुतिन, और प्रधानमंत्री वहां गए थे मिलने के लिए। सेटिंग पहले से थी। 6 आए हैं, 7 की सेटिंग थी, लेकिन टूट गए। टूटे नहीं, वह बिक गए भारी भरकम पैसे में। अब ऐसे में जब बिक गए तो यानी कि वह भाजपा को ही सपोर्ट करते रहे। ममता बनर्जी टूटी, बिकी नहीं है। ममता वाकई टूटी, और ममता को हराया भी गया है जानबूझ के, बहुत एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि ममता भाजपा के लिए संकट पड़ गई थी, जबकि ममता वक्त वक्त पर भाजपा को सपोर्ट करती रही इंडिया गठबंधन में रहकर कि सरकार न गिरे, इसलिए फूट का कारण रही। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, ममता को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। पार्टी टूटी, तोड़ी गई पार्टी बकायदे एक सोची समझी रणनीति के तहत, और इंसाफ भी नहीं मिलेगा, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा उन्हें। कोर्ट से भी नहीं मिलेगा, चुनाव आयोग से भी नहीं, स्पीकर से भी नहीं, सभी को मान्यता मिल जाएगी। लेकिन एक अचंभव वाली बात, ममता बनर्जी को कल बागियों ने कहा कि ममता और अभिषेक को मैं पार्टी से निकाल रहा हूं। सिंबल अभी भी ममता के पास है और पार्टी से बागी निकाल रहे हैं, जो दूसरी पार्टी में जाकर के शामिल हो गए। वह बात अलग, जब कोर्ट में फैसला होगा तो अगर उन लोगों ने कहा है तो जरूर भाजपा के राय पर कहा होगा, वह भी वक्त बताएगा। लेकिन ममता यह मान ले कि पार्टी उनकी नहीं है अब। लेकिन दूसरी तरफ जेनजी जो सड़क पर उतरा है, छात्र, वह तो मोदी साहब को बेचैन कर रहे हैं, वह दांव उल्टा पड़ गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मोदी का संकट बढ़ाएंगे मुरली मनोहर जोशी और गडकरी, बड़े ध्यान से इसे समझिएगा कि मोदी की उम्र 75 साल पार है, और मुरली मनोहर जोशी को जबरदस्ती निकाला गया था। जब मोदी ठीक ठाक थे तो मुरली मनोहर जोशी सवाल खड़े कर रहे थे, तो अब फंसे हैं तो क्या मुरली मनोहर जोशी छोड़ेंगे? अब एक बात और जो निकल करके आई है कि
आखिर मोदी तोड़ क्यों रहे हैं? एनडीए गठबंधन के पास तो 292 सांसद थे ही, तो फिर तोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई इन्हें? कहा यह जा रहा है कि आरएसएस नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने वाला था विदेश से लौटते ही। जो अभी विदेश दौरे पे गए हुए थे, वहां से वापस आते ही इनको हटाने वाला था, या फिर मानसून सत्र के आसपास में इनको हटाने वाला था। इसलिए नरेंद्र मोदी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए इंडिया गठबंधन के घटक दलों को तोड़ा और खरीदा। मैं तोड़ा और खरीदा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी को तोड़ा गया और उद्धव ठाकरे को खरीदा गया, एक सोची समझी रणनीति के तहत। और पूरी जनता को यह सभी नेता बेवकूफ बना रहे हैं। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण कि आखिर आरएसएस ऐसा क्यों करना चाह रहा है मोदी को हटाना? क्योंकि मैंने पहले कई कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैंने बताया था कि आरएसएस के गले की फांस बन गए हैं मोदी। मोहन भागवत के नीचे जो है, जब मोहन भागवत इस्तीफा देंगे और जो संचालक बनेंगे, उनसे मोदी की बहुत अच्छी बनती है, पटरी खाती है। मोहन भागवत से उतनी पटरी नहीं खाती है। और दूसरी चीज, मोदी के काम तो आरएसएस वाले ही कर रहे हैं, लेकिन तरीके इनके उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। मोदी काम आरएसएस जो चाहता है वही कर रहे हैं, लेकिन तरीका जो है ना, वह आरएसएस को नुकसान पहुंचा रहा है। कुछ बहुत फास्ट कर रहे हैं, जिससे पूरे देश में एक माहौल बन रहा है। इस बीच नितिन गडकरी भी मौके की तलाश में, क्योंकि इस बार उन्हें टिकट मिलना नहीं है, यह आखिरी कार्यकाल है नितिन गडकरी का, अब इसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। और नितिन गडकरी की बनती नहीं है, और मुरली मनोहर जोशी से नितिन गडकरी की बड़ी अच्छी दोस्ती और कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त है। ऐसे में नितिन गडकरी को भी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त के भाजपाई हैं और आरएसएस के संगी हैं, वह प्योर संगी है, आज भी आरएसएस के एक इशारे पे वह कुछ भी छोड़ देंगे। ऐसे में मोदी जिस तरह से दूसरे दलों से लोगों को तोड़कर और भाजपा में ला रहे हैं, कुनवा बढ़ा रहे हैं और भाजपा के लोगों को नीचे दबाते जा रहे हैं। जब दूसरा कोई आ रहा है, बड़ा पद मंत्री सब कुछ उसे मिल रहा है, सम्मान सिक्योरिटी सब मिल रहा है, और जो ओरिजिनल भाजपाई है उनको दबा रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं, एक तरह से उनका प्रभाव खत्म कर रहे हैं उनके क्षेत्रों का। वह नेता तो है भाजपा के, लेकिन उनकी चलती नहीं, वह अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते क्षेत्रों में, फैसला वह नए लोग अब कर रहे हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक आक्रोश आ रहा है उन क्षेत्रों में, उस नेता के प्रति जिस नेता के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन वह वोट नए दूसरे दलों से आए हुए लोग लेकर के जाते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदर बहुत बवाल चल रहा है। यह सब तोड़ फोड़ की साजिश जो हो रही है, जो तोड़ा जा रहा है, खरीद। अब आप सोचिए, 100 करोड़ 150 करोड़ में एक एक सांसद खरीदे जा रहे हैं। मैंने कई बार अपने कार्यक्रम में सवाल खड़े किए कि आखिर यह क्यों खरीदे जा रहे हैं, वजह क्या है? क्या डिलिमिटेशन है, वन नेशन वन इलेक्शन है? इस पर लगातार हम लोग चर्चा की। यह भी बात सच है कि डिलिमिटेशन एक बार फिर लाने की कोशिश हो रही है मानसून सत्र के अंदर, जो 21 जुलाई से और 22 अगस्त तक चलेगा। इसी बीच 15 अगस्त भी आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी है लाल किले से 15 अगस्त को। अब इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण है, अगर डिलिमिटेशन बिल पास हो गया तो मोदी लाल किले से ऐलान क्या करते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र का ऐलान करेंगे, या यह आखिरी चुनाव होगा? कुछ बड़ा होगा, लेकिन आरएसएस इन्हें हटा ना दे, इसके लिए इन्हें डिलिमिटेशन और
वन नेशन वन इलेक्शन कराना जरूरी है। अब आरएसएस और इनमें गिर गया। और दूसरी चीज, राम मंदिर का जो मुद्दा है, जो चंदा चोरी हुई है वहां पर, और चंपत राय इसमें मुख्य है। इसमें कई लोगों को हटाया गया है पद से और उन्हें जनगणना में भेज दिया गया है। जो जनगणना चल रहा है इस समय, उसमें डाल दिया गया है वहां से हटा करके। लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, ना तो कोई एफआईआर हुआ है। कहा यह जा रहा है, खबरें इस तरह से आ रही है कि यह राम मंदिर का मुद्दा सरकार द्वारा उठवाया गया कि आरएसएस फंस जाए, आरएसएस उसी में उलझा रहे और भागता रहे, मोदी के रामो करम पर आ जाए। लेकिन इस पर आरएसएस भी चुप और भाजपा भी चुप। इस बात का भी जिक्र है कि यूपी सरकार के लोग, आरएसएस के लोग और पीएमओ के लोग भी इसमें शामिल हैं। एक भारी भरकम 200 करोड़ की ही चोरी नहीं है, इससे भी कहीं ज्यादा की है। एक एक खुलते आ रहे हैं, जमीन मामला इसमें आ रहा है, इसमें कैश का आ रहा है, चांदी का आ रहा है, सब सारी चीजें आ रही है। तो यह खुलवाया इसीलिए गया कि आरएसएस को दबाया जा सके, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया और सारा झोल उस कुर्सी का था। उस कुर्सी को बचाने के लिए अपनी ताकत का नुमाइश किए और भारी भरकम पैसा खर्च करके यह सब कुछ किया जा रहा है। उसके लिए मुख्य चीजें यह रही। इसीलिए तो क्या आरएसएस अब छोड़ देगा मोदी को? दूसरी तरफ जेनजी यानी कि छात्र सड़क पर उतर गए। री एग्जाम भी हुआ है जो नीट का, इसमें भी बहुत से बच्चे पेपर नहीं दे पाए और बहुत से ऐसे पकड़े गए कि दूसरे के एडमिट कार्ड पर दूसरा कोई जा गया था एग्जाम देने के लिए और पकड़ा गया है। कई सारे ऐसे हैं कि डॉक्टर्स 40-40 लाख बच्चों से लेकर और वह एग्जाम देने गए थे। एक लंबा गिरोह री एग्जाम में भी काम किया है। अब इन सभी चीजों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी को लेकर के यह सहमति नहीं है कि आखिर जब आपके पास बहुमत नहीं है तो डिलिमिटेशन क्यों जबरदस्ती आप करना चाहते हैं। यह भी नहीं है कि दूसरे दलों से ला करके आप भाजपा में शामिल करते जा रहे हो। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को तोड़ा तो एनसीपीआई, जिसे कोई नहीं जानता था, कोई वजूद नहीं था, उसमें शामिल किया। उद्धव ठाकरे को ला करके एकनाथ शिंदे में शामिल किया, भाजपा में नहीं किया। सारा पैसे भाजपा खर्च कर रही है, लेकिन उन लोगों को दूसरे दलों में शामिल कर रही है जो एनडीए गठबंधन में है, यानी कि एनडीए का कुनबा बढ़ा रही है। अब ध्यान से समझिए, जब एनडीए का कुनबा बढ़ा रही है, एकनाथ शिंदे में एनसीपीआई जिसको कोई नहीं जानता, वह 20 के अंडर में पार्टी आ गई। एकनाथ शिंदे अमित शाह के खास है। एकनाथ शिंदे कहीं नहीं जा सकते। बागी गुट जो निकला है ममता का, वह कहीं नहीं जा सकता। वह इन्हीं के पक्ष में होगा। यह जिधर कहेंगे उधर ही रहेगा, जिसको जो ये कहेंगे वही भाषा हुआ बोलेगा। भाजपा में इसीलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि भाजपा में बहुत बड़ा बगावत हो जाता, मंजूर नहीं दूसरे दलों के लोग। तो नरेंद्र मोदी ने एनडीए को कर लिया, लेकिन यहां 2 लोगों को और निपटाने की कोशिश हुई। इसके बाद में नीतीश और नायडू को बड़ी जबरदस्त संग्राम अंदर खाने चल रहा है। नीतीश कुमार ने जो बैठक किया था कार्यकारिणी का, अभी 2 दिन पीछे जाइए तो की बात है, मैंने खबर भी बताई थी। बैठक में जाने के पहले अलग सुर थे, बैठक से निकलने के बाद अलग सुर है। यानी कि बैठक की असली बातें बाहर नहीं आई है। बाहर हवाई सिर्फ निशांत कुमार को लेकर के आई कि निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी और सर्वमान्य नेता मान लिया गया। तो सर्वमान्य तो वो पहले से ही थे, तो जेडीयू वाले ही तो उनको लाने की कोशिश कर रहे थे, तभी तो वो आए थे। नीतीश कहां ला रहे थे? तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अचानक संजय झा के सुर बदल गए कि इंडिया गठबंधन को लेकर के। खैर, जब माहौल बदलता है तो सुर भी बदलता है, यह भी मान ली। लेकिन
विकास कहां है? लेकिन कांग्रेस को लेकर के कुछ नहीं बोला। लेकिन पार्टी के अंदर मंथन इस बात पर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी आज नहीं तो कल तोड़ेगी, जेडीयू को जरूर खरीदेगी। और चंद्रबाबू नायडू पर तो एक अलग प्रेशर बन गया कि आप अपनी पार्टी को विलय कर दीजिए, हमारे में सांसदों को विलय कर दीजिए, अन्यथा हमारा सामना करने के लिए आप तैयार नहीं है। एकनाथ शिंदे सीएम बनना चाहते हैं, और सीएम बनना चाहते हैं तो अब उनका कुनबा बड़ा हो गया। अमित शाह को यह अब मौका मिलेगा देवेंद्र फडणवीस को हटाने के लिए कि भाई देखिए 13 सांसद उनके हमें जरूरी है केंद्र में, तो आपको सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। यह तब होगा जब एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर देंगे, तब सीएम बन पाएंगे। तो पूरी पार्टी को विलय करा लेंगे। यह तैयारी बहुत बड़ी है, लेकिन यहां मामला गड़बड़ हो जाता है कि डीएमके साथ आ रही है या नहीं आ रही है, और डीएमके साथ आ भी जा रही है तो भी आंकड़े इनके मकसद के मुताबिक नहीं पूरे हो रहे हैं। और जब नहीं पूरे हो रहे हैं तो अखिलेश यादव की जरूरत पड़ रही है। पूरी पार्टी अखिलेश यादव की टूटनी पड़ेगी, पूरी पार्टी टूटनी पड़ेगी, तब होंगे आंकड़े पूरे, अन्यथा नहीं होंगे। यानी कि मकसद फिर भी नहीं पूरा हो पाएगा, और उस मकसद को पूरा किसी भी कीमत पे इन्हें कर रहा है, नहीं तो आरएसएस नहीं छोड़। अब समझ में आया कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्यों कहते थे। अब ऐसे में जब भाजपा में विरोध है तो पीएम मोदी को डर इसी बात का है कि आरएसएस, क्योंकि आरएसएस के पास अच्छा खासा बैकअप है। लेकिन दो चीजें जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है, जो मोदी का संकट बढ़ रहा है कि मोदी के तोड़ फोड़ से बीजेपी में भी खुश नहीं नेता, भाजपा के नेता बगावती मूड में क्यों आ गए। यह बगावत 2024 से ही था। अब सांसद चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के 240 जो है ओरिजिनल, कि संसदीय दल की बैठक बुलाए मोदी। अध्यक्ष से चाहते हैं संसदीय दल की बैठक बुलाए, लेकिन संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई जा रही है। बार बार एनडीए का कुनबा जोड़ दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, बार बार एनडीए की बैठक हो रही है, संसदीय दल की भाजपा की एक बैठक भी नहीं हुई 2024 चुनाव परिणाम आने के बाद। इस पर गुस्सा और भड़क रहा है, और मोदी जानते हैं कि बैठक अगर सिर्फ भाजपा संसदीय दल की होगी तो गुस्सा भड़केगा, माहौल बिगड़ेगा और खबर बाहर भी निकलेगी, खेल खराब हो जाएगा। अब इस बात को लेकर के आरएसएस इनसे क्यों नाराज है। आरएसएस इसलिए नाराज, इन्होंने जो लाल किले से 15 अगस्त को जो इन्होंने लाल किले से एनजीओ बताया, और जिसके वजह से यह आरएसएस घिर गया है, और इन्हें जो हटाने की कोशिश इसलिए कर रहा था कि एनजीओ को लेकर के, या और जो एनजीओ बताया नरेंद्र मोदी, जो डाक टिकट आरएसएस के नाम से निकल दे, आंखों में गड़ गया हर किसी के कि आखिर आरएसएस ने ऐसा क्या देश के लिए किया है कि उसके लिए उसके नाम से डाक टिकट निकाल दिया गया। डाक टिकट एक बहुत बड़ा चिन्ह होता है देश का, किसी भी, उसका मतलब होता है कि क्यों वो दिया गया, उसमें उसका स्तंभ दिखाया जाता है। उससे आम जनता के अंदर आरएसएस को जानने की उत्सुकता बढ़ी कि आखिर आरएसएस है क्या, मुख्य कार्य इसकी क्या है, इसका इतिहास क्या है। लोगों ने इतिहास खंगालना शुरू कर दिया, और इतिहास खंगालना शुरू किया तो वह देश को गुलाम ही बना करके रखना चाहते थे, अंग्रेजों से टेंशन लिया करते थे। सारे उनके काले चिट्ठे खुलते आए कि उन्होंने, उनकी आजादी की लड़ाई में कोई हाथ नहीं था, वह विरोध कर रहे थे, वह देश को खोखला कर रहे थे, उनके दमनकारी नीतियां हैं, देश के खिलाफ है उनकी नीतियां।
हिंदू के नाम पर गुमराह और आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं। एक अलग अलग हिस्ट्री लोगों के सामने आने लगी, जिससे उससे नुकसान हो रहा था आरएसएस को, इसलिए वह कुर्सी से हटाना चाह रहा था। अब दूसरी चीज कि कर्नाटक सरकार द्वारा गृह मंत्री के दफ्तर से नोटिस जाना और भी आरएसएस को बैकफुट पर ला दिया, और इसी बीच नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का मुद्दा करके आरएसएस को फंसाने का कोशिश किया, लेकिन फंस मोदी सरकार गई, बड़े संकट में बढ़ गए। और मुरली मनोहर जोशी और गडकरी वह शांत नाग है जो देखने में तो बहुत ही मासूम लगता है, लेकिन डसता है तो पानी नहीं गिरता है। और यही चीज मोदी के साथ हो रहा है इस वक्त। और विपक्ष को तोड़ ले, लेकिन कांग्रेस को हिला नहीं पाए। और अखिलेश यादव देखिएगा, अखिलेश यादव से इतनी आसानी से नहीं होगा गठबंधन। अखिलेश यादव भी इस वक्त थोड़ा ज्यादा घमंड में है अभी भी कुछ, लेकिन उन्होंने बयान दिया है कि अभी तो कुछ नहीं कहूंगा लेकिन गठबंधन होगा। लेकिन कांग्रेस को नहीं करना चाहिए गठबंधन। एक भी सीटें आए या ना आए वह फैसला जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्रीय दल जिस तरह से बिक रहे हैं, या एक ऐसे दमनकारी को मजबूत कर रहे हैं कि इस देश के लोकतंत्र के साथ धोखा है। बहुत ही असमंजस में अखिलेश यादव भी है। राम मंदिर के मुद्दे को भी ढंग से उठा नहीं पा रहे। इसके लिए भी कांग्रेस ही करेगी सब। और कांग्रेस सड़कों पर लगातार दिखी नीट पेपर लीक को लेकर के, छात्रों को, सीबीएसई में गड़बड़ी को लेकर के, चाहे बढ़ती महंगाई को लेकर के, अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के, नरेंद्र मोदी की नाकामियों को लेकर के, सिलेंडर को लेकर, कंप्रोमाइज को लेकर, लेकिन कहीं भी अखिलेश यादव सड़क पर नहीं। और जब भाजपा के अंदर से, आरएसएस के अंदर से मोदी के चेहरे को हटाने की जब कोशिश चल रही है, तो विपक्ष उस बीच टूटकर उनके कुनबे में जुड़ता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस निकल पड़ी है सड़क पर, और जेएनजी का भी साथ मिल रहा है। जेएनजी जो लगातार सड़क पर बवाल काटे हुए है, चाहे जंतर मंतर पर लगातार 3-4 दिन से जो चल रहा है, या कांग्रेस जहां जहां अलग अलग सड़कों पर उतर रही है, यह सारी चीज मोदी शाह के लिए बहुत बहुत ही संकट भरा है। यह बहुत बड़े संकट में उलझने वाले हैं आने वाले दिनों में, और इस संकट से निकल पाना शायद संभव नहीं होगा। लेकिन 15 अगस्त नरेंद्र मोदी का भाषण बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन वन नेशन पर बिल पास हो गया, तो फिर 15 अगस्त का भाषण शायद जो होगा आपने कल्पना नहीं किया होगा। वही भाषण यह तय करेगा कि इस देश को गुलाम बना दिया गया है या फिर इस देश पर तानाशाही का कब्जा हो गया, वही भाषण। तो याद रखिएगा, इस वक्त आरएसएस के नजरों में मोदी और शाह विलेन बन गए, विलेन। और मुरली मनोहर जोशी और गडकरी, अब उन्हें भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वह देख रहे हैं कि जिस तरह से दूसरों को लाया जा रहा है और भाजपा को खत्म किया जा रहा है, अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।